अरे बिल्कुल ये राशिद रिजवी साहब सही कह रहे हैं। लेकिन हालात देखिए बदल रहे हैं। अभी नूर साहब ने लिखा है कि इजराइल को पिछले कुछ घंटों में कूटनीतिक रूप से बड़ी चोट मिली है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने रविवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। ये भी है। अब सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है, मैं कि क्या अब ये नाटो देश से इजराइल लड़ेगा? कैसे होगा भाई? इन्हें कहीं ना कहीं तो इन्हें रुकना पड़े। क्या चल रहा है। इसके अलावा आप आएंगे अमेरिका में तो यूएन के ऑफिस के सामने हजारों लोगों ने हंगामा किया है। लेकिन यूएन कर क्या सकता है जब आपका सीजीआई ने इसको क्रिमिनल घोषित कर दिया है, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को। उसके बाद भी अमेरिका उसका साथ दे रहा है। सारी दुनिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है। तो ये जियो पॉलिटिक्स के नाम पर हम बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। कितने बच्चे मारे गए, 65,000 66,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये तादाद तो लाख से ऊपर है। कितने मलबे में दफन है अभी भी। गाजा का कब्रिस्तान है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दूर दूर तक इमारत नजर नहीं आ रही थी। सारी इमारतें धराशायी कर दी गई हैं। ये लोगों ने, आईडीएफ वालों ने क्या किया है कि बिल्डिंगों के पिलर में डायनामाइट लगा के बिल्डिंगें गिरा दी हैं और खूब ताली मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए इस तरह की बातें, कि कल को अगर इनके साथ ऐसा होगा तब क्या होगा। दुनिया ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा, इस तरह का जुल्म तशद्दुद और इस तरह का जेनोसाइड, इस तरह की नस्ल कुशी आज तक नहीं देखी। मगर हैरानी की बात यह है कि कोई भी इसको रोकने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। देखिए ऐसा है, हालात आज भी साजगार नहीं है और आज भी बमबारी हुई है और 70 के करीब लोग मारे गए हैं। तो ये जिस तरीके से बमबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि गाजर मूली से भी ज्यादा बुरी तरीके से लोग काटे जा रहे हैं। और दुनिया ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा, इस तरह का जुल्म तशद्दुद और इस तरह का जेनोसाइड, इस तरह की नस्ल कुशी आज तक नहीं देखी। मगर हैरानी की बात यह है कि कोई भी इसको रोकने के लिए खड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, तमाम दुनिया तमाशा देख रही है। और रही बात वो अलग बात है कि कुछ ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने, जैसे ब्रिटेन ने, उधर ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने और बेल्जियम ने इसको तस्लीम कर लिया है, आपका फलस्तीन को। लेकिन ठीक है, तस्लीम कर लिया, बहुत अच्छा है, तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त उसको तस्लीम करना है, उसका रिकग्निशन नहीं है। वो है एक साइड ट्रैक में है। सबसे बड़ा मसला ये है डॉक्टर रिजवी कि जिस तरीके से रोजाना लोगों की जो फुरेजी हो रही है, उनको काटा जा रहा है, यानी उनको बमबारी से जो है उनकी जानें ली जा रही हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जो बेतहाशा तकलीफ दे है। जिन लोगों को ये तकलीफ देती है उनको देती है, लेकिन जो लोग नंब हैं, यानी जिनको फीलिंग ही नहीं है, उनको कोई फीलिंग इसमें नहीं होती। और उधर अमेरिका को देखिए, अमेरिका उधर वेनेजुएला में घुस रहा है, इस तरह की बातें वो वहां भी चल रही हैं। राइट, कहीं कुछ चैन नहीं है। फ्रांस में देखो आप क्या हो गया है। ठीक है, उसी तरह से जर्मनी में भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, चैन नहीं है। यूएसए के अंदर एक जो है इंटरनल वॉर से छिड़ी हुई है। ये दुनिया में कहीं भी जो है अमन चैन की पोजीशन नहीं है। रही बात गाजा की, गाजा के लोग तो अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं
और सुरखरू हो रहे हैं। ठीक है, गाजा के लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान उनका हो चुका, जितनी तबाही उनकी हो चुकी, इससे ज्यादा तबाही नहीं हो सकती। और रोजाना 100 लोगों का, 80 लोगों का, 70 लोगों का बमबारी से मारा जाना, जुल्म से मारा जाना, ये उनकी आदत हो गई है। और साथ ही साथ दुनिया ने भी इसको अपनी एक आदत बना लिया है कि इतने लोगों को जो रोजाना जो उनकी जान ली जा रही है, मासूम लोगों की, ये एक ऐसा टोन और टेन्योर है कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसको फौरन रुकना चाहिए। जो उनके खाना है, दवाएं हैं, वो यानी डे वन से हम ये बात कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। यूएन भी कुछ नहीं, यूएन के भी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सब यूएसए के अंदर है। ठीक है, आपका इसके ऑफिस बेसिकली वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में हैं सारे, पूरे अमेरिका में इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पूरी दुनिया इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठी है कि हमारे जैसे लोगों के लिए जो है, अब मैं क्या कहूँ, डूब मरने की बात है, या एक नाकाबिले एक ऐसी बात है कि जिसको हम इसको बिल्कुल भी ना तो तस्लीम कर सकते हैं, ना ही उसको हम सह सकते हैं। जी डॉक्टर रजवी। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि जो हालात हैं, लेकिन अच्छे भी हम तो पॉजिटिव वे में देखते हैं, और यकीनन जो है वो कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। हमने जैसा कि कल बताया कि 1857, बल्कि और उससे पहले से लेकर के हिंदुस्तान भी लड़ता रहा है और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लाखों लाख लोग जो है वो शहीद हुए हैं। तो ये होता है। फिलिस्तीन में तो अभी 70 साल 75 साल हुए हैं। बहरहाल, मैं यहाँ पे राशिद रिजवी साहब जुड़े। एक और खबर आ गई है कि यूएस में बहुत तेजी से फिलिस्तीन के हिमायत में आवाजें उठाई जा रही हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि हमने बताया, राशिद रिजवी साहब, पहला जो कमेंट होगा, क्या होगा आपका? किस तरह का आप देखते हैं कि माहौल अब चल रहा है? अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। जी जी। अगर आप गाजा से मुताल्लिक बात करना चाहते हैं तो गाजा में वही हालात हैं, नरसंहार जारी है। जो लोग छोड़ के जगह को जा रहे हैं उनको भी गोलियों से मारा जा रहा है। अभी तो एक तरफ कहते हैं कि आप इस एरिया को खाली करो, यहाँ पे हमास है। जब लोग खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन पे भी गोली चलाई जा रही हैं। इस तरीके का नरसंहार गाजा में चल रहा है। और अतराफ की क्या हालात है वो आपको पता है। रूस का, यूक्रेन का क्या चल रहा है, फ्रांस में इंटरनल क्या चल रहा है, रशिया में इंटरनल क्या चल रहा है। इसके अलावा आप आएंगे अमेरिका में तो यूएन के ऑफिस के सामने हजारों लोगों ने हंगामा किया है। लेकिन यूएन कर क्या सकता है जब आपका सीजीआई ने इसको क्रिमिनल घोषित कर दिया है, वॉर क्रिमिनल, नेतन्याहू को। उसके बाद भी अमेरिका उसका साथ दे रहा है। सारी दुनिया एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, सब ने मिला करके, अभी ये बड़े देश हैं आपको जिनको वीटो पावर कहते हैं, वीटो पावर में 5 हैं, 5 में 4 फिलिस्तीन को दे चुके हैं। आपका रशिया वीटो पावर, चाइना वीटो पावर, फ्रांस वीटो पावर, ब्रिटेन वीटो पावर, चारों ने ये कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को एक देश होने का दर्जा देते हैं, उसको अधिकार है फिलिस्तीन को। तो जब हम ये देखते हैं कि 5 में 4 वीटो पावर एक तरफ हैं, उसके बाद जब ये मैटर जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इन सब को रोकने के लिए सिर्फ एक वीटो पावर काफ़ी है, वो है अमेरिका। हम लड़ाई बहुत लड़े, हम बहुत भागे, जब मंजिल के करीब पहुंचे तो देखा कि लाइन के पहले एक बड़ी खाई है। जब मारेंगे तो फिर खाई में गिर जाएंगे हम, फिर हम घूम के आएंगे, फिर दौड़ेंगे। तो ये रोटेशन तो चलता रहेगा तब तक जब तक अमेरिका के अंदर कोई सुधार नहीं होगा। और अमेरिका बहुत ही बेशर्मी से, जिसे आप कहते हैं ना, बहुत ही बेहिसी, बहुत ही बेशर्मी से खुल के साथ दे रहा है। दोगली बातें वो करता है,
जब बाइडन थे तो बाइडन भी कहते थे नहीं 2 नेशन पॉलिसी में बात होगी। फिर ट्रम्प आया, ट्रम्प भी कहने लगा कि नहीं 2 नेशन पॉलिसी में बात होगी। जब सेकेंड को नेशन बनाया जा रहा है आप उसको वीटो से रोक दोगे, तो आप तो दोगले हो गए ना। आपकी बातों पर क्या भरोसा है। और जो इजराइल इतना बढ़ चढ़ के हरकतें कर रहा है उसके पीछे बैकिंग अमेरिका की है। जिस दिन अमेरिका ने इजराइल के पीठ से हाथ हटा लिया तो आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए कोई छोटा सा मुल्क ही काफी है। हम किसी एक देश की बात नहीं करते, मैं कहता हूँ हूती ही काफी है, हिजबुल्ला ही काफी है इजराइल के लिए। लेकिन तब तक इजराइल अपना नरसंहार जारी रखेगा जब तक उसको अमेरिका की सहमति है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कड़ा रुख अपनाया, फ्रांस ने भी कड़ा रुख अपनाया, ब्रिटेन ने, आयरलैंड ने, इटली ने, मतलब यूरोपियन नेशन ने भी बहुत ही कड़े शब्दों में भर्त्सना की। और आपको एक चीज मुमताज साहब और क्लियर कर दें, जितने पश्चिम के हैं उन्हीं में दर्द दिख रहा है, जितने पूरब वाले हैं सब खामोश हैं। आप पूरब वाले किसी भी देश को बताइए कि जहां पर बहुत बड़े शक्ल में एहतजाज हुआ हो, उस देश ने कंडेम किया हो इजराइल को, उसने इजराइल को वार्निंग दी हो या सोशल बाइकॉट की बात कही हो। पूरब का कोई देश हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो बहुत खुल के बोल रहा हो। एक आपका चाइना थोड़ा बहुत कभी बोल देता है, कभी एक दो स्टेटमेंट रशिया बहुत ही पोलाइटली निकाल देता है, लेकिन बाकी सारे जो भी स्टिकनेस हो रही है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हो रही है। सारा कंडम वही लोग कर रहे हैं। इतना खुल के एहतजाज तो हमको नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री में हुआ हो। वो छोटे छोटे एहतजाज हो गए, कतर में भीड़ निकल के आई, क्यों? क्योंकि कतर में हमला हुआ था। इससे पहले कतर में इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई थी। सीरिया में औरतें निकल के आ गई, मर्द कहां गए थे सीरिया के? तो ये जियो पॉलिटिक्स के नाम पर हम बेगुनाहों की जान ले रहे हैं। इंसानी जानों की कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर कितने बच्चे मारे गए, 65,000 66,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये तादाद तो लाख से ऊपर है। कितने मलबे में दफन है अभी भी। गाजा का कब्रिस्तान है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दूर दूर तक इमारत नजर नहीं आ रही थी, सारी इमारतें धराशायी कर दी गई हैं। ये लोगों ने, आईडीएफ वालों ने क्या किया है कि बिल्डिंगों के पिलर में डायनामाइट लगा के बिल्डिंगें गिरा दी हैं और खूब ताली मार रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए इस तरह की बातें, कि कल को अगर इनके साथ ऐसा होगा तब क्या होगा। ये दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाले लोग, ये जेनोसाइड करने वाले लोग निकले कहां से हैं? ये भी एक जेनोसाइड से ही निकले हैं। इनके साथ भी नरसंहार हुआ था, उसके बाद भी इनको एहसास नहीं है, उसका दर्द नहीं है कि अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। पूरे की पूरे जिसको कहते हैं खानदान की खानदान इन्होंने तबाह कर दिए और इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि हमको आत्मरक्षा का अधिकार है। और जो लोग इसको मुल्क का दर्जा दे रहे हैं, 2 नेशन पॉलिसी का जो समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? क्या वो आतंकवाद नहीं है? ये तुमको किसने अख्तियार दे दिया है कि तुम किसी भी मुल्क में जब चाहो मिसाइल मार दो? सीरिया के दमिश्क में ईरान के एम्बेसी में तुम मिसाइल अटैक कर दे रहे हो। तुम सीरिया के किसी भी प्रांत में मिसाइल अटैक कर देते हो। तुम इराक में कहीं भी मिसाइल अटैक कर देते हो।
तुम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे मिसाइल अटैक कर देते हो, तुम उनके साइंटिस्ट को मार देते हो, तुम्हें यह किसने दिया है? तुम क्या चाहते हो कि सारा डेवलपमेंट तुम ही करो, बाकी सब तुम्हारे तलवे चाटे? किसी के यहां साइंटिस्ट बनने का किसी को राइट नहीं है। तुम राजा बन के बैठो और सब तुम्हारी प्रजा बन के रहे। ये अरब देशों ने इतना हौसला बढ़ा दिया है इस जालिम का, इस जल्लाद का, कि ये सबको उसी तरीके से समझ रहा है, उसी पैरामीटर पे सबको आंक रहा है। ये मैं आज भी कंडेम करता हूं सऊदी अरेबिया का, मैं आज भी कंडेम करता हूं टर्की को, कि इन्होंने इजराइल अमेरिका के साथ मिल करके सीरिया को उसके हवाले करवा दिया। वो एक रास्ता ऐसा था जिसने हिजबुल्लाह को मजबूत किया हुआ था। मैं आपको दावे से बोलता हूं, एक तरफ से हिजबुल्लाह, एक तरफ से हुती अगर इन पे अटैक करते रहते तो इजराइल में इतना बड़ा जेनोसाइड करने का इनको मौका नहीं मिलता, ये उसी में उलझे रहते। और इनके इतने इनके आयरन ड्रोन की मिसाइल वेस्ट जाते कि ये और कंगाली में आ जाते। अमेरिका के पास आयरन ड्रोन की मिसाइल खाली हो गए हैं सिर्फ इजराइल के बचाव में दे करके। ये आर्थिक नंगे हो भी जाएंगे तो कटोरा इनका भरने के लिए अमेरिका है। ये अमेरिका टैरिफ प्लान क्यों कर रहा है? क्यों दूसरों के यहाँ की जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मिनरल्स है, उस पर हमला करने की बात क्यों कर रहा है? वो क्यों दुनिया को लूटना चाहता है, अपना खजाना क्यों भरना चाहता है? क्योंकि ये खजाना इनका खाली हुआ है इजराइल की वजह से। लाखों करोड़ रुपया का नुकसान अमेरिका उठा चुका है। अब उसको जब देखा उसने कि रशिया जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, चाइना मजबूत हो रहा है, तो अफगानिस्तान से बोल रहा है कि हमको हमारा एयरबेस चाहिए, वो हमने बनाया है। अरे वो तो इनके आने से पहले जब सोवियत का युद्ध चल रहा था, अफगानिस्तान पे हमला किया था रशिया ने, तब का बनाया हुआ रशिया का वो एयरबेस है। तुम उस पर कब्जा करने की बात कर रहे हो? हमको चाहिए अफगानिस्तान। तालिबान ने तो मना कर दिया, उसने कहा हम किसी भी सूरत हाल में नहीं देंगे, तो उसको भी धमकी दी जा रही है। अरे बिल्कुल, ये राशिद रिजवी साहब सही कह रहे हैं, लेकिन में कूटनीतिक रूप से बड़ी चोट मिली है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने रविवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, देश के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। ये भी है। अब सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि क्या अब ये नाटो देश से इजराइल लड़ेगा? कैसे होगा भाई? इन्हें कहीं ना कहीं तो इन्हें रुकना पड़े, कहीं ना कहीं तो इन्हें मानना पड़ेगा। मैं आऊंगा तला इमरोज साहब आपके पास, और फिरोज साहब, मैं शॉर्ट में चाहूंगा कि क्या ये जो झटका लगा है या ये जो परेशानी है, इसको, ये सही बात है, आप सही कह रहे हो कि गाजा में हालात अच्छे नहीं है, लेकिन गाजा में ऐसा नहीं, हमास जो है वो लड़ भी रही है, वहां पे मुकाबला भी कर रही है, और हुती जो है वो भी, और फिर जिस तरह से अल समूद फ्लोटिला वो चल रहे हैं, और वो नाकाबंदी, फिर मिस्र में जो हालात जिस तरह के बदल रहे हैं, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वहां के हालात भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और मिस्र का मूड भी तेजी से बदल रहा है। राशिद साहब जी, हमसे बोले आप जी। देखिए, हमने आपको कल भी ये बात रिपीट की थी, और हमने मेरे ख्याल से जिस दिन आपकी ओआईसी की मीटिंग थी उस दिन हमने स्पष्ट रूप में ये बात एकदम साफ साफ कह दी थी, इस बात की पेशन गोई कर दी थी कि हमको सबसे ज्यादा खतरा तो मिस्र के ऊपर लग रहा है। हमको उसकी फिक्र हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी ने इस मुद्दे को उठाया था कि ओआईसी की एक आर्मी होनी चाहिए नाटो के तर्ज पर। और जाहिर सी बात है, इस चीज को पसंद नहीं करेगा इजराइल, इस चीज को पसंद नहीं करेगा अमेरिका। तो हमको सबसे ज्यादा खतरे में वही नजर आ रहा था कि उसी पे हमला करेंगे, लेकिन उसने बहुत अकलमंदी का काम यह कर लिया कि उसने टर्की के साथ मिल करके
अपना नेवी अभ्यास कर लिया उसने अपने फाइटर उड़ाए उनके साथ, टर्की के साथ मिल करके। फिर उसके बाद उसने चाइना से मिसाइल खरीदे, चाइना से उसने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, हमको उसका आंकड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन 32,000 करोड़ रुपए का उसने रक्षा सौदा किया है, जो बहुत ही बड़े लेवल का है। अगर आप ज्योग्राफी देखो, मिस देखी, तो बहुत बड़े लेवल पर है। 32,000 करोड़ का सौदा करना, उससे आयरन ड्रोन लेना, मिसाइल लेना, और अपने बॉर्डर को उसने एकदम चौबंद कर दिया है, क्योंकि उसको पता है कि उसके ऊपर कभी भी इजराइल हमला कर सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अभी टाइम्स ऑफ इजराइल को देख रहा हूं, वहां पे 1 घंटा पहले ट्वीट आया है कि यूके जर्मनी वॉर्न इजराइल अगेंस्ट वेस्ट बैंक एनेक्सेशन एमिड पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन वेव। ये जो कहा जा रहा है, जिस तरह से यूके और जर्मनी ने कहा है कि ये इजराइल के खिलाफ, या ये जिस तरीके की एक लहर चली हुई है फिलिस्तीन की हिमायत में, ऐसे में ये उनको चेतावनी नहीं है। तला इमरोज साहब कैसे देखते हैं कि ठीक है वहां पे हालात अच्छे नहीं, लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में इजराइल को रुकना ही पड़ेगा, और इजराइल का ये ग्रेटर इजराइल वाला ख्वाब पूरा होता तो दिखाई नहीं दे रहा है अब हमें, क्योंकि ब्रिटेन ने तो अपना नक्शा भी बदल दिया है। तला इमरोज साहब। जी, तला इमरोज आपने साहब किस जी जी, फिरोज बख्श साहब आप जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल मुमताज साहब, सबसे पहले तो मैं दोनों पैनलिस्ट जो मेरे से उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं, सबको सलाम पेश करना चाहूंगा, और साथ ही साथ क्योंकि मुझे बहुत सीखने को जी जी, आवाज आ रही फिरोज है? बख्श साहब आप बोलिए, उनका वो नेट फंस रहा है। जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी कट कट रही है आवाज, क्या हो गया, नेट को प्रॉब्लम हो गई? जी, फिरोज बख्श साहब आप बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, अपना सवाल दोहराइए डॉक्टर रिजवी। नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि अब यूके और जर्मनी ने भी वार्न किया है कि जो एक वेव चल रही फिलिस्तीन की हिमायत में, तो अब उससे इजराइल का और इजराइल के खिलाफ चल रही है, तो अब वो खबरदार हो जाए। ये एक तरीके की धमकी दी है यूके और जर्मनी ने। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसे हालात देख करके नहीं लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तो इनका चकनाचूर हो जाएगा और इन्हें अल्टीमेटली रोकना ही पड़ेगा ये कत्लेआम? जी, देखिए ऐसा है, अच्छी बात है कि ब्रिटेन को दे रहा है दुरुस्त आयत, कुछ तो मतलब यह है कि इंसाफ करने का ख्याल आया, क्योंकि बेसिकली शुरू में जब इसराइल बनने जा रहा था 1948 में, तो ब्रिटेन और अमेरिका ही जो थे साथ में आए थे, और ये झूठ बोलकर फलस्तीनियों से कि भाई इन लोगों को बहुत ज्यादा मारा गया है वहां, और वाकई में बहुत बुरी तरह से यहूदियों को जर्मनी में मारा गया था। हिटलर ने उनको बुरी तरीके से मारा था कि गैस चैम्बर्स में बंद करके मार दिया। ठीक है, इनके क्या है, इनकी खवातीन के जो लटे पकड़ के, पूरे बाल पकड़ के और पूरा स्कैल्प से उठा लिया जाता था, ये जुल्म उनके ऊपर हुए हैं। ठीक है, तो फलस्तीनियों ने इनके ऊपर तरस खा के इनको जगह दे दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब यह है कि अब जो है उसकी मेरे ख्याल से उसकी भरपाई करी है ब्रिटेन ने, कि जो फलस्तीन के ऊपर कब्जा करवाया था, क्या फलस्तीन को इन्होंने जो है रिकॉग्निशन दी है 50 साल के बाद, जो है इस बात का आपको ख्याल आया है। तो देखिए, रिकॉग्निशन से इस वक्त कोई बहुत ज्यादा फर्क बड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक मॉरल बूस्टर है। ठीक है ना, मॉरल बूस्टर इन द सेंस के जो जियो पॉलिटिक्स में है, डिप्लोमेसी के अंदर ये इसका एक बहुत बड़ा मकाम है। ठीक है, और तीनों चारों कंट्रीज हैं जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है,
इनकी अच्छी खासी एक ये समझिए कि एक पहुंच भी है और इनके अपने एलाइज भी हैं। तो ये तो देखिए एक बड़ी बात हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त ये देखिए इसराइल के हालात भी कुछ बहुत ज्यादा साजगार नहीं है, इसलिए कि वहां से खबरें बाहर आना बड़ा दुश्वार है चंद नामुमकिनात के के तौर पे है, क्योंकि बाहर के जर्नलिस्ट को वो आने नहीं देते और जिनको आने देते हैं उनकी खबर को बाकायदा एडिट करते हैं और उसके ऊपर कदगन लगाते हैं कि ये दोगे ये नहीं दोगे। इसराइल में देखिए अब इलेक्शन होते हैं तो काफी लोग नेतन्याहू के खिलाफ हैं। आमतौर से ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि शायद नेतन्याहू नहीं लौटे, क्योंकि इसराइल में जो है ज्यादातर लोग सहूनी हैं और सहूनी लोग वो होते हैं कि जिनके स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक जर्नलिस्ट किसी सहूनी नौजवान से बात कर रहा था। उसने उससे पूछा क्या तुम्हारे मजहब में ये लिखा है कि छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए? उसने कहा हाँ, हमारे मजहब में यही लिखा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा कि तुम्हारे मजहब में ये लिखा है कि बेगुनाह लोगों का जो उनकी जो जमीन है उसको कब्जाया जाए। तो उसने कहा बड़ी दिलेरी के साथ, तो अब जब यहाँ तो सारी बातें खत्म हो जाती है ना यहाँ, तो ये जो सहूनी कौम है ये दुनिया की जालिम तरीन कौम है और इसका जो मकसद है वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद और खत्म करना है, जो कि कर रही है, उस पर कायम और दायम है। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सहूनियों में भी, मतलब जो जो ज्यूस हैं